वेलोसिटी का इंट्रो दूंगा मैं। हालांकि इसकी 1 घंटा 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो आज रात को अभी अपलोड हो जाएगी 8 बजे। तो अब से मैं लेक्चर को पहले अपलोड किया करूंगा, जैसे मैंने कल रात को किया था, कई लोगों को टाइम नहीं मिलता उसको सुनने के लिए। तो मैं जो जैसे परसों क्लास है, परसों की रिकॉर्डिंग आज ही कर दिया करूंगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, 1 डेढ़ घंटा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो थोड़ा जल्दी कर दिया करूंगा। दूसरा, आज हम वेक्टर अलजेब्रा को ख़त्म करेंगे और वेक्टर नेक्स्ट टाइम हमारा क्लोज है। नेक्स्ट टाइम वेक्टर्स ख़त्म करने के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एप्लीकेशन है वेक्टर्स की और मोशन की जो हमने किया। तो अब जितना भी हमने काम किया अभी तक फिजिक्स में, चाहे वो कैलकुलस है चाहे वो वेक्टर्स है, कई लोग पूछते हैं कि पेपर में क्या आएगा, वेक्टर्स आएगा नहीं आएगा। देखो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आप एक पॉइंट को समझो। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा टूल है, एक मैथमेटिकल टूल है। इस टूल को यूज करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये चीजें बार बार यूज होंगी। और वेक्टर जैसी चीजें, कैलकुलस जैसी चीजें आपको शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना यूज हो जाएगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट कुछ दिनों में अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये जो लेक्चर रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये सबसे मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ट्रिकी था। तो जिन्होंने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, क्या उनको ये समझ में आया या डाउट है, पहले ये बताओ। हाँ, डाउट है, कईयों को डाउट है। डाउट है, ओके। डाउट है, बहुत सारे लोगों को डाउट है। हाँ, बिल्कुल डाउट है ये। तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहूँगा मैं ये, राइट। बट इन एनी केस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक है डिस्कस करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा। तो थोड़ा सा क्या, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, बट कुछ दिनों में आप यूज टू हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वेक्टर एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आता है कि एक पार्टिकल जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। सो विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 आई कैप, यानी कि साफ पता लग रहा है कि वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, अब मुझे ये समझ में आता है ये एक्स वाई प्लेन में मूव करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमने जो वेक्टर किया है ना, वो वेक्टर अलजेब्रा किया, अभी तक हमने कोई एप्लीकेशन नहीं की। ये पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का, जिसमें ये बताया जाता है कि पार्टिकल चला तो एक्स एक्सिस के अलोंग था, क्योंकि पीछे आई कैप लगा हुआ है, लेकिन मूव किस में करता है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन समझते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ कहीं इस प्लेन में मूव करता है। एक्स वाई प्लेन का मतलब उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एग्जाम्पल है ये मोशन इन 1D का एग्जाम्पल नहीं है, ये मोशन इन 2D का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं बॉडी के, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 1D का नहीं है, क्वेश्चन 2D का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स that produces a constant acceleration of 3 i cap plus 2 j cap, ठीक है। वो कह रहा है कि इस बॉडी पे किसी ने फोर्स लगाई होगी और फोर्स से क्या जनरेट हुई, एक्सेलरेशन जनरेट हुई। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, तो हमने ये वेक्टर लिख लिया, ठीक है। ठीक है, मैं भी गिवन करता जा रहा हूँ, अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है कि पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट होता है इतनी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है, ठीक। इतनी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है, इससे ये पता लगता है। फिर वो कुछ इस तरीके से मूव करता है एक्स वाई प्लेन में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करता है, जिसकी एक्सेलरेशन वेक्टर आपको गिवन है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो जाता है, ठीक है। वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो एक ऐसी जगह पे आता है जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। आपको बताना है कि उस टाइम उस पार्टिकल की स्पीड क्या है, और ये भी बताओ
कि उस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा जब एक्स कोऑर्डिनेट कितना 84 है। मुझे लगता है कि बिगिनर के लिए, आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी सारी चीजें नॉर्मली आप यूज टू नहीं हो, आप करते नहीं हो, लेकिन मैं जो है इसलिए करके भी दिखा रहा हूँ कि कई लोगों ने बुक्स करनी स्टार्ट कर दी होंगी, बुक्स भी परचेज की होंगी, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। ठीक, तो आर वेक्टर दिया, आर एक वेक्टर है या रिजल्टेंट है, ये कैसे पता लगता है दिया, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज ये पॉइंट को समझते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में गिवन है दिया। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में है, सब कुछ वेक्टर फॉर्म में है। मानते हो इस चीज को? तो नॉर्मली मैंने आपको एक इक्वेशन करवाई हुई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन करवाई सबको। मैंने ये इक्वेशन किस चैप्टर में करवाई थी? चैप्टर का नाम लिख लें एक मिनट, मोशन इन वन डायमेंशन, है ना, ये हमने उसी में की थी ना, मोशन इन वन डायमेंशन। तो जब मैं ये लिखता हूं कि ये मोशन इन वन डायमेंशन में जब ये इक्वेशन अप्लाई करो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम ये अज्यूम करते थे उस चैप्टर में, कुंवर ये क्या क्वेश्चन है, दिस इज विच ग्राफ, ग्राफ का है? अभी अभी तो मैंने ग्राफ ड्रॉ ही नहीं किया कुंवर, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि मोशन इन वन डी के अंदर एफ इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने इक्वेशन को यूज किया। हम ये मानते थे कि बॉडी या तो एक्स एक्सिस के अलाउ मूव कर रही है, ठीक है, जिसमें यू गिवन होता था, टी गिवन होता था, हम एस निकालते थे, राइट, ये इक्वेशन यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ऐसा भी करते थे, जब बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग नीचे गिरती है ना, अंडर ग्रेविटी गिरती थी, याद है, जैसे ड्रॉप किया एक बॉडी को, तो ड्रॉप किया, वो नीचे गिर रही है कवरिंग अ हाइट ऑफ एच, तो एच को क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे भी करते थे। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम मोशन इन वन डी के अंदर या तो ये मानते थे कि बॉडी एक्स के अलाउ मूव कर रही है तो भी ये इक्वेशन वैलिड थी, और वाई एक्सिस में भी ये वैलिड थी, अब दोनों में से लगा सकते हो। अभिजीत आपको रिकनेक्ट होना पड़ेगा अगर आवाज नहीं आ रही तो। ठीक, अब हमने क्या करना है, हाँ बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो जाओ। मोशन इन टू डी, टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशन में क्या प्रॉब्लम होती है, टू डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी होती है, डिस्प्लेसमेंट वाई में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल यहां से चला ओरिजिन से, कुछ देर के बाद वो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। क्या यहाँ तक ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? और मोशन इन 2D का ये एग्जांपल क्लियर है कि जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, है ना। तो जहाँ डाउट है प्लीज साथ के साथ डाउट लिखना है आपने, ताकि मैं आगे ना बढ़ जाऊं और आपको ना समझ में आए, दिक्कत ना हो जाए। ठीक, अब मोशन इन 2D के अंदर इसका मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ मुझे, अगर मैं ये बोलता हूँ एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एस का मतलब क्या होता है वैसे एक्चुअल में? डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, राइट, एंड ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ये तीनों के तीनों टर्म्स वेक्टर है। एग्री करते हो? यस कि नो? तीनों वेक्टर्स हैं, क्लियर है? ठीक है, ये वेक्टर है। तो फिर जब हम मोशन इन 1D करते थे, उसमें तो वेक्टर नहीं लगाते थे, है ना, उसमें तो कहीं वेक्टर लगाया नहीं, बिना वेक्टर के किया, क्योंकि हमने उस टाइम में वेक्टर किया नहीं था, वेक्टर की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि बॉडी एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करती जा रही है, उसने अपनी डायरेक्शन को तो चेंज किया ही नहीं, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही या तो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है।
वो एक्स वाई प्लेन में तो मूव करती नहीं थी। एक्स वाई प्लेन में क्या प्रॉब्लम है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इस रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट? वो लिखते नहीं थे, बात अलग है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, तो जो क्वांटिटी वेक्टर है उनके ऊपर वेक्टर डाला जा सकता है। किसी को यहां तक कोई डाउट? आप अब ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर कोई एग्जांपल दो जिसमें ये इक्वेशन यूज होती हो, राइट? क्योंकि ये एग्जांपल तो मोशन में हमने बहुत की है। आप ये पूछो कि सर इसका एग्जांपल दो कि जब ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में यूज करनी हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है अ बॉडी स्टार्ट्स, ठीक, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। मुझे सुनते ही पता लगता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0, ठीक है, एंड मूव्स with an acceleration of 2 I cap plus 3 J cap। अब मुझे इसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि I और J जहां लग जाते हैं वो क्वांटिटी अब स्केलर नहीं रहती, वो क्वांटिटी वेक्टर है। ये गिवन है प्लीज क्वेश्चन में, ठीक, सब वेक्टर में दे रहा हूं, ठीक। आफ्टर टाइम t is equal to 5 सेकेंड फाइंड, ठीक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, डिस्प्लेसमेंट या एस वेक्टर। क्योंकि वो क्वेश्चन आपको वेक्टर में पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन आपको वेक्टर में पूछ रहा है, तो आंसर भी किस में एक्सपेक्ट कर रहा है, इन वेक्टर। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन के साथ। तो अब मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाऊं, तो क्योंकि या तो सारा कुछ वेक्टर में चलेगा या सारा कुछ स्केलर में चलेगा, ठीक है ना, या तो मतलब कि मैग्नीट्यूड में चलेगा या वेक्टर में चलेगा, तो क्योंकि एक्सप्रेशन वेक्टर में फॉर्म में गिवन है और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लगाया। एस वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, हाफ इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करेंगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर है और टाइम मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर। तो एस वेक्टर विल बी इक्वल टू, जो एस वेक्टर आएगा कि 25 है, 25/2 12.5 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक। ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसे ओपन करोगे तो 25 आई कैप, ठीक, 25 आई कैप प्लस 37.5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जे कैप। तो ये मेरे पास हर्षित, देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कहा, देखो मैंने ये कहा कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, u इज इक्वल टू 0, उस बॉडी की एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, गिवन है, वेक्टर में देना चाहता है तो वेक्टर में दे दे क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है, पूरा राइट है पूछने वाले का। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, एस वेक्टर निकालो, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद। हर्षित क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ दिया, हाँ हाँ, एस वेक्टर या आर वेक्टर सेम है, राइट। आप चाहो एस वेक्टर की जगह आर वेक्टर लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक, वो तो आपका सिंबल है, जो मुझे सिंबल यूज करो, इट्स योर विश, ठीक है। तो हर्षित मैंने कुछ नहीं किया, पूछने वाले ने एक्सेलरेशन वेक्टर दिया, मैंने वेक्टर पुट कर दिया, एस वेक्टर पुट कर दिया, यू 0 है, टाइम तो स्केलर है ना, वो तो पुट किया, सॉल्व करके ये एस वेक्टर आ गया। हर्षित क्लियर है यहाँ तक कि अगर क्वेश्चन वेक्टर में पूछा जाए तो आप एस वेक्टर को कैसे वेक्टर में निकालेंगे, समझ में आता है? हर्षित क्लियर है? यशराज ऐसे क्वेश्चन स्कूल में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते, नहीं अभिजीत, पेशेंस रखो, अभी और भी आएगा बहुत कुछ नया, ठीक है। देखो हम सिर्फ स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, एक पॉइंट को समझ लो,
ऐसा कुछ स्कूल का पेपर बहुत आसान आता है, मैं आपको एक ड्राइव शेयर कर दूंगा, आज रात को शेयर कर दूंगा। स्कूल के पेपर कैसे आते हैं, सारे स्कूल्स के पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, आपके साथ ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। आप जिस जिस स्कूल में एडमिशन लेंगे आपको वहाँ के पेपर मिल ही जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बहुत बेसिक पेपर आता है स्कूल का, लेकिन हम सिर्फ स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे। कल को आपको लेट अस सपोज इंजीनियरिंग में जाना है, आपको मेडिकल में जाना है, आपको एनडीए में जाना है, तो ऑब्वियसली यार डायरेक्शंस की बातें करेंगे वो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में यही तो डिस्कस करेंगे, एक आर्मी का कोई प्लेन आ रहा है और वो बॉम्ब गिरेगा तो वो किस किस वेलोसिटी में गिरेगा, वेक्टर में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है ना, सीखने के लिए करनी है, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं करनी। ठीक है, तो अगर मैं चाहता ये क्वेश्चन ना भी करवाता, पर कहीं ना कहीं आपको ये रास्ते में मिल ही जाता बुक्स के अंदर, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब मेरा मेरे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मेरे को तो इस सारी बातों से कुछ आपको बताना है इसके अंदर मेरे को। हाँ यस, जो मैंने लिस्ट दी है व्हाट्सएप पे, वो सारी लिस्ट आपको कंप्लीट करनी है टेस्ट के लिए, नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट है। ठीक है, प्रूफ आएंगे, बिल्कुल आएगा। तो मैंने एस वेक्टर क्या निकाला, 25 आई कैप। नहीं नहीं यश, ऐसा कुछ नहीं आएगा पेपर में जो मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ प्लीज। ठीक है, ये नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने आखिरी रिकॉर्डिंग रखी थी इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बीच में, एंड में रखा था, राइट। तो ये एस वेक्टर आ गया। ठीक, अब किसी ने पूछा सर ये एस वेक्टर का मतलब क्या है, तो मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि देख, ये एस वेक्टर तूने ये निकाल लिया कि इस बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स एक्सिस है वो 25 है, और वाई एक्सिस में कितना है, 37.5 है। अब मजे की चीज देखो, वेक्टर से इकट्ठे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों इकट्ठे सॉल्व हो गए, आपको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अभी जी ये सी एच क्या होता है, हाँ ये चैप्टर क्लोज है, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी के बाद, राइट। चैप्टर क्लोज है, ऑलमोस्ट क्लोज है ये। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इकट्ठा कैसे निकला वेक्टर फॉर्म में, कोई डाउट कैसे है, नो लिखो। अनन्या नो, नहीं समझ में आया अनन्या, गरिमा नहीं समझ में आया ये एस वेक्टर क्या हुआ। अच्छा नो डाउट लिखा है अनन्या आपका। हाँ चारवी, ये हम ना, जो अगर आप नोट करो, एक्सलेशन आई कैप और जे कैप में है चारवी। तो एक्स वाई यानी कि एक्स वाई प्लेन में क्वेश्चन हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट में नहीं जा रहा है ये क्वेश्चन, तो उसका के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अनन्या एस फैक्टर तक समझ में आ गया आपको। तो अनन्या एस वेक्टर क्या होता है, ये एस वेक्टर है। एस वेक्टर, एस वेक्टर को कैसे रीड करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भूल गए, उसमें क्या किया था, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, तो वही बता रहा हूं ना। ये देखो, ये एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है, अनन्या क्लियर है। ठीक, और अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 25 है, वाई कोऑर्डिनेट 37 पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ये बनेगा ना 25,37.5 बस। मतलब मजे की बात यह है कि इसके अंदर आपने दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे इकट्ठा ही रिजल्ट लगा दिया, कमाल की चीज तो ये है देखने वाली इसमें। ठीक, ओके, मैं अब 2 मिनट अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरे क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर 5 आई कैप है, गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब बॉडी स्टार्ट हुई थी विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 आई कैप, स्टार्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी की एक्सेलेरेशन भी गिवन है, दोनों के दोनों किस फॉर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म गिवन है। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर हम एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, या फिर आर लगा ले, एक ही बात है। देखो अगर इसको एस लिखना चाहो एस लिख लो, आर लिखना चाहो आर लिख लो, क्योंकि ये होता है पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही बात है, ये रहा। ठीक, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है
कि अगर मैं ये लगाता हूँ r इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर फॉर्म है, तो सीधे ये r वेक्टर ये निकल आएगा, ये वाला। इसमें कोई डाउट? u वेक्टर पता है, a वेक्टर पता है, तो मैंने u वेक्टर की जगह u वेक्टर, a वेक्टर की जगह a वेक्टर, यहां तो कोई डाउट? ठीक। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ओपन कर लिया ब्रैकेट को, 3/2 हो गया, 2/2 1 होता है, और आई कैप वाली टर्म, ये आई कैप कॉमन निकल गया, आई कैप वाली टर्म एक तरफ और जे कैप वाली टर्म एक तरफ रख ली। आई होप आर वेक्टर तक क्लियर है। कुंवर, आप ये पूछ रहे हो कि आर वेक्टर एस वेक्टर सेम कैसे हो सकते हैं? ओके, अभी पिछली स्लाइड में मैंने जैसे ये लिखा था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, राइट? तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2,3, ऐसे ही कहा था ना, एक्स कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक? तो मैंने ऐसे बताया था कि ये 2 है, मैंने बताया था ये 3 है, ठीक? देखो आप आर और एस में क्यों मेरा नाम लिख दो, ये लो, ए के वेक्टर, ये लो, नाम में क्या रखा है, मेरा नाम लिख दो, ए के वेक्टर, ये रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आप ये मत देखो कि नाम क्या रखा, एस रखा या ए रखा, उसमें कंफ्यूज ना हो, आप डायग्राम में समझो निकला क्या। डायग्राम में ये निकला, ये देखो, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टू है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो हम रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लिया जाता है। तो ओरिजिन से मैं कितनी दूर आ चुका हूं, मैं इतनी दूर आ चुका हूं। अब इसका नाम आप एस रखो, इसका नाम आप आर रखो, इसका नाम चाहे मेरा नाम रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है कि मैंने क्या निकाला? भाई ये निकाला मैंने, ये निकाला मैंने, ये। इसमें कोई डाउट हो तो अब डाउट पूछो। मतलब जब आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे ना, तो आपको ये पोजीशन वेक्टर मिलने वाला है, बेसिकली ये आर वेक्टर ये मिलता है, ये पोजीशन मिलती है इसकी। मतलब या तो अपना क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स में करो, एक्स या वाई में, या पोजीशन की फॉर्म में करो, ये पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है, आर वेक्टर। कुंवर वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एरिया अंडर द स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं कुंवर, क्योंकि इसमें हम एरिया निकाल नहीं रहे हैं, इसमें हम तो वेक्टर की 2D में काम चल रहा है ना यार, वो तो 1D था कुंवर, वो तो 1D चल रहा था ना, ये 2D चल रहा है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट इकट्ठे ही चेंज हो रहे हैं। तो वो जो ये पोजीशन वेक्टर, अच्छा ओके, अगर आपको ये देखना है, ये आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, दैट्स इट, बस। ठीक। स्लोप का कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा दूंगा, पर अभी ये समझ में आ रहा है कि निकाला क्या मैंने। ठीक, ये आर वेक्टर है। ठीक, और वैसे भी कुंवर, अगर आप स्लोप से सोचने की कोशिश भी कर रहे हो, तो स्लोप आपको दे कौन रहा है इस चैप्टर में, या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर स्लोप तो कोई दे नहीं रहा आपको, तो स्लोप स्लोप से नहीं सोच सकते इस चीज को। और वैसे भी जो वेलोसिटी वेक्टर होता है कुंवर, वो वो होता है एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ, है ना, एक्सटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देती है, इसमें वेलोसिटी तो निकाली नहीं, इसमें आर वेक्टर निकाला है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट लग ही नहीं सकता इसमें। ठीक, तो ये आर वेक्टर मेरे पास आ गया। पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया इसके अंदर कि जो कोऑर्डिनेट इस यहां पर अगर आप आ चुके हैं, तो मान ले आपने x में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया x, और y में कितना कवर किया y, यानी कि दिस इज x एंड दिस इज y। तो इसका रिजल्टेंट या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो है वो r वेक्टर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, r वेक्टर को क्या लिखेंगे, x कंपोनेंट कवर हुआ i x एक्सिस में, y डिस्टेंस कवर हुआ y एक्सिस में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें डाउट है, डाउट लिखें कि हम r वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप सबको क्लियर है, हम r वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अलाउड है, कोई दिक्कत, कोर क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब देखो बड़ी चालाकी से मैंने क्या किया, आर वेक्टर को लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये लो, ये मैंने आर वेक्टर लिख लिया। अब देखो कमाल की चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी वेक्टर चल ही रहा था, आई और जे में सब कुछ चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आई और जे चल पड़ा। और अगर ये इक्वेशन बराबर है, इक्वेशन है ना, तो बराबर तो होगी, तो आई कैप का एक्स का जो कोफिशिएंट होगा लेफ्ट में और राइट में, वो बराबर होगा, और ऐसी जे का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो भी बराबर होगा। तो इस तरीके से आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टाइम टी।
क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक, ये स्टेप क्लियर है, यहां तक तो कर ही लिया था। आर वेक्टर को एक्स और वाई की फॉर्म में निकाल लिया, इससे आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का पता लग गया। कोई डाउट इसमें? सिवा इसके कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में ऐसे करना है ना? मुझे कैसे, ओ ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि मैं इतना कैसे सोचूंगा? आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। आप सिर्फ टर्म्स को देखें कि कैसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ चीजों को। आपसे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपसे कोई ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। आप करके दिखाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप सिर्फ स्टेप्स को समझें, ठीक? क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे छोटे 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 क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में आएंगे। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो अपने आप ही चीजों को जोड़ना आ जाएगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। तो आपको ये स्टेप समझ में आया? बस ये बता दें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन, कि किसी इंस्टेंट पर एक्स कोऑर्डिनेट 84 है, तो बताओ उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, और स्पीड बताओ उसकी इस टाइम पे कितनी है। तो सबसे पहली चीज, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, कितना? 84, तो आप एक्स की जगह यहां पर क्या पुट कर दें? 84। तो यहां से टाइम निकाल लें, तो टाइम आएगा 6 सेकेंड। यानी कि जब एक्स 84 है तब टाइम कितना है? 6 सेकेंड है। पर हमने टाइम तो ना निकालना है, हमने तो वाई निकालना है। अब टाइम इसलिए जरूरी था कि जब टाइम 6 सेकेंड है, उस टाइम एक्स की वैल्यू 84 मीटर है, उस टाइम आपको वाई निकालना है। तो आप टाइम को क्या पुट करेंगे? 6 सेकेंड। तो यहां से आपके पास वाई आ जाएगा। ये पहला आंसर है। तो पहला आंसर, तो कोई डाउट? मैंने एक्स को टाइम की फॉर्म में निकाल दिया, वाई को टाइम की फॉर्म में निकाल लिया। आपको वाई इसमें निकालना है। जब एक्स 84 है, एक्स को 84 पुट किया, टाइम आया, टाइम को यहाँ पुट किया, वाई आया, ठीक? और लास्ट स्टेप है, आपको वेलोसिटी निकालनी है इस इंस्टेंट पर। अब वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है? वेलोसिटी निकालने का सबसे पहला तरीका ये रहेगा, रादर मैं तो कहूँगा दो तरीके हैं। आप वेक्टर में करना चाहें वेक्टर में कर लें, नहीं करना चाहें ऐसे कर लें। आपके पास एक्स है, ठीक है? आप एक काम करें, साइड पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? कैलकुलस यूज कर लें, छोड़ें वेक्टर को। डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह कितना? 5t प्लस 3/2t का स्क्वायर। आई होप ये डिफ्रेंसिएशन आप कर लेंगे, v ऑफ x निकाल लेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी y एक्सिस में निकाल लें, कैसे? dy बाई dt, क्योंकि y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगी। कितनी? d बाई dt ऑफ t का स्क्वायर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है? t स्क्वायर। तो कितना आएगा सॉल्व करके? 2t, ठीक? तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? v ऑफ x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके आ रही है 5 प्लस 3t, ठीक? आप ऐसा निकाल सकते हैं इसमें। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट लिखे, ठीक? मेरे को लंबा मेथड लग रहा है, मैं इससे नहीं करूंगा, मैं अपने नए तरीके से करूंगा, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो x की वैल्यू मैं थोड़ा और बेटर लिख देता हूँ। हाँ क्षितिज, कैलकुलस, कैलकुलस के लेक्चर सुन लिए? जिन्होंने कैलकुलस से सुना ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बहुत से लोग चैट में लिख रहे हैं सीधा वेक्टर कर लिया। और मैंने कहा था कि कैलकुलस करना है, डिफरेंशिएशन तो बीच में आनी आनी है। तो ये सब कैलकुलस और मोशन का पार्ट है। आई होप बाकियों को समझ में आ रहा होगा। ये देखो 5t 3/2t स्क्वायर, है ना? ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट कितना था भाई? y कोऑर्डिनेट है t का स्क्वायर। ये लो t का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग आ जाती है। तो d बाई डी टी ऑफ 5t प्लस 3/2t स्क्वायर। तो v ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? इसको डिफरेंशिएट करें तो 5, इसको करें तो क्या आएगा? 3 इंटू टी, क्योंकि 3/2 तो होना ही होना है, एक और स्टेप लिख देता हूँ। तो इसकी डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर की क्या होती है? 2t होती है। तो 2 से 2 कैंसिल, v ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 प्लस 3t। ये x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है। ये क्वेश्चन 2D में चल रहा है। y एक्सिस में वेलोसिटी कैसे निकलेगी? y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर वी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2t। ठीक, हमें वेलोसिटी निकालिए नेट। हाँ हाँ, विदाउट यूजिंग वेक्टर कर रहा हूँ कुंवर, मैं अपना क्वेश्चन अब वेक्टर के बिना ही कर रहा हूँ। हाँ, कैलकुलस से कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, मैं वही प्रेफर कर रहा हूँ, कैलकुलस ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे इसमें, देखो। ठीक, तो मुझे अपना क्वेश्चन कब निकालना है, एट टाइम टी इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, मुझे उस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है ना। क्वेश्चन था कि जब x 84 मीटर है तो बताओ उस इंस्टेंट पे नेट वेलोसिटी क्या होगी, टोटल वेलोसिटी क्या होगी। तो x जब 84 मीटर है तो टाइम कितना है, 6 सेकेंड है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 6 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। तो 5 प्लस 3 इंटू क्या जाएगा 6, तो v ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी 23 मीटर पर सेकेंड। और ऐसी एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, v ऑफ y कितना आ जाएगा 2 इंटू 6, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये v ऑफ x का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। v ऑफ y का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 23 है, y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 12 है। नेट वेलोसिटी बोलो कितनी है, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का रिजल्टेंट 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, दिस इज द फाइनल आंसर। ये ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को वेक्टर से, वैसे पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट में कोई स्कूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। दिया मैंने ये बताया, एक्स और वाई तो हमने निकाल ही लिया था, अब हम एक्स एक्सिस अलग सॉल्व कर रहे हैं, दिया वाई एक्सिस अलग सॉल्व कर रहे हैं। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में आ गई। ठीक, और ऐसे ही वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में आ गई। टाइम 6 सेकेंड यहाँ भी पुट कर लिया, यहाँ भी पुट कर लिया, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में आ गई 12 और एक्स एक्सिस में आ गई 23। ठीक है, ओ सॉरी 23 होगा, ये 23 होगा, राइट, सॉरी। ठीक है, और ये 12, ये 12 होगा, सॉरी मैंने पता नहीं ऐसा क्यों लिख दिया। ओके ठीक, तो इस केस में वी ऑफ एक्स आ गया, वी ऑफ वाई आ गया दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वी ऑफ एक्स का मतलब एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, वी ऑफ वाई का मतलब एक वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, और रिजल्टेंट क्या होगा इनका, अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, क्योंकि आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है ना, नेट वेलोसिटी का मतलब ना एक्स में ना वाई में, दोनों में, एक्स वाई प्लेन में निकाल रही है। ठीक, तो आप सबको ये आइडिया क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, एंड में वीडियो इसलिए रखा था ताकि आपको जो है सारा वेक्टर आ जाए, अगर मैं शुरू में करवा देता तो आप डॉट और क्रॉस से भी डर जाते कि इसका कोई फायदा नहीं है करने का। ठीक है, तो एक तरीका है कि इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हालांकि लंबा लंबा क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक, मैं एक और चीज इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन बहुत आता है और वो स्कूल में भी आता है, प्लीज मेरा आंसर देना प्लीज मेरे क्वेश्चन का। ठीक, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड फाइंड component of a vector along x axis। बोलो, ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x axis। क्या आंसर बोलते हो? एक आंसर 4 आ रहा है, एग्री करते हो? शाश्वत, एक्स एक्सिस पूछा शाश्वत। अक्षत, एक्स एक्सिस पूछा, नेट नहीं पूछा। मैंने ये तो नहीं पूछा ए का मॉड निकालो, मैंने कहा कि एक वेक्टर है। ठीक है, मैंने कहा एक वेक्टर है, और वेक्टर कितने हैं, ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाई है, ये एक्स है, तो ऑब्वियसली ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, मुझे दिख रहा है। एक कंपोनेंट कितना है 4 है, और दूसरा कितना है 3 है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि ये कंपोनेंट क्या आया 4 आ गया।
तो जिन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला, है ना, तो आंसर क्या आया, 4 आ गया। और अगर मैं ये पूछूं कि मुझे कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट चाहिए इन वेक्टर फॉर्म, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 4 अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर 4 के पीछे क्या लगा देंगे, आई कैप। कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है? ठीक, ओके, यहां तक क्लियर है। यश, इसमें 4 cos थीटा कैसे आएगा? मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का, आप मुझे एक्स एक्सिस का बता दो, बात खत्म, 4। यश, आपका क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आप कहां कंफ्यूज हो रहे हो, अभी पूछ रहा हूं, वो भी क्वेश्चन पूछता हूं 2 मिनट। इसमें कोई डाउट तो मैं आगे चलूं, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछने हैं, ये पहला क्वेश्चन है मेरा। ठीक है यहां तक? ओके, चारवी क्लियर है? मानवी, क्रिश, ठीक है, डन। मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनो। ठीक, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सपोज ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये लो, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर जिसने एंगल एक्स के साथ कितना बनाया, थीटा, ठीक, फाइंड, ठीक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या आंसर बोलते हो? काफी लोग आंसर ए कॉस थीटा बोल रहे हैं, ओके, गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि इसके अंदर मैंने बताया था आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये रहा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही। तो जो लोग मुझे इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ए कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मुझे वेक्टर फॉर्म में बताएं, तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा के पीछे कौन सा कैप आएगा, आई कैप, क्योंकि मेरा आंसर क्या बनता है, मेरा आंसर बनता है ए कॉस थीटा, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, पर हम अलोंग एक्स एक्सिस की जगह क्या लिख देते हैं, आई कैप, एक ही बात है। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है, डाउट पूछो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पूछो कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है हमेशा, ठीक है, ओके, डन। मेरा तीसरा क्वेश्चन सुनो, लो, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा, ठीक, सच दैट ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ए वेक्टर है। मैंने क्या किया, मैंने इस बार एक्स एक्सिस नहीं लिया, है ना, ना मैंने वाई लिया, मैंने कहा ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर होगा कोई वेक्टर नया, और ये एंगल थीटा है। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ए वेक्टर का कंपोनेंट मैंने कहां पे लेना है, एक्स के अलोंग नहीं लेना, मुझे कहां पे लेना है, बी वेक्टर के अलोंग लेना है, बोलो। हम्म, काफी लोग आंसर, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में था? कोई क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में था? क्या ऐसा 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 कोई क्वे
नहीं था। हाँ मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन भी बता दो, कोई बात नहीं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ तो रूल तो वही है ना, रूल तो वही कहता है कि आप सिंपली क्या करो, जिसके ऊपर कंपोनेंट निकलवाना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये देखो ये रहा एक परपेंडिकुलर। ठीक, रूल वही है। अगर ये ए है तो ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, ए कॉस थीटा बनेगा। तो मैग्नीट्यूड में तो फिर से आंसर क्या आएगा, ए कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे तो डायरेक्शन के साथ दो, वेक्टर की फॉर्म में दो, तो आंसर बोलो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा वैल्यू है, ठीक, अलोंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ऑब्वियसली ए कॉस थीटा वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस तो है नहीं, अलोंग बी वेक्टर लिख लें। और बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो लोग क्या लगाए पीछे शॉर्टकट, अगर अलोंग एक्स एक्सिस होता तो आई कैप, अगर वाई एक्सिस होता तो जे कैप, अगर बी वेक्टर है तो पीछे कौन सा कैप लगेगा बोलो। कितने लोगों को माइंड में आ रहा है कि बी कैप लगेगा। बिल्कुल सही। रचित क्लियर है, रचित क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है। साइन क्यों क्यों लगेगा, साइन ऑफ कैसे रचित, डायरेक्शन साइन से नहीं पता लगती, डायरेक्शन के तो कैप्स यूज करते हैं ना। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। ठीक है ना, ठीक है, डन। आई होप यहां तक क्लियर है। ये क्वेश्चन जरूर आता है जो मैं पूछने जा रहा हूं, इफ इफ ए वेक्टर इज 2 i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप, फाइंड component of a vector along b वेक्टर, ये क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करें और वेक्टर फॉर्म में चाहिए आंसर, आंसर मुझे वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए, आई कैप जे कैप की टर्म में। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है भी जो किया हमने, ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये कोई भी अपने मन से मान लो बी वेक्टर है, ये लो ऐसा कुछ, ठीक। तो इनके बीच में होता होगा कोई एंगल थीटा, मुझे पता नहीं क्या एंगल है, पर मेरे को ये पता है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर बी वेक्टर पे निकालना है तो आंसर आपको पता है क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए कॉस थीटा बी कैप, ये निकालना है। ओके शिवान रुको वेट करो, क्या पॉइंट क्लियर है, क्या निकालना है समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें। अब बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आपको ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको बी कैप की वैल्यू चाहिए, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। अब मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, ए बी कॉस थीटा, और मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, ए कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। क्या स्टेप सबको क्लियर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा लिख लिया और यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अनन्या क्लियर है यहाँ तक, ठीक, ठीक है सही। तो ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ए वेक्टर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना, 2 i कैप प्लस 4j कैप। बी वेक्टर भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना, i कैप प्लस j कैप। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
देखो बी का मैग्नीट्यूड होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, आई को आई से मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर में तो 2, जे को जे से करोगे तो 4, ऐसे निकलता है। तो 6/√2। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ए कॉस थीटा कैसे निकलेगा, क्लियर है? हाँ पुट कर सकते हैं, फिर कॉस थीटा कैसे मिलेगा 4v? आप अगर ए की वैल्यू अलग से पुट करना चाहते हो कर लो। 4v ठीक पूछ रहे हो, ए की वैल्यू इजी है कैलकुलेट करनी, फिर कॉस थीटा कैसे आएगा? कॉस थीटा के लिए फिर ये यूज करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। तो इसकी जगह 6/√2, पीछे क्या, बी कैप। अब बी कैप क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, उसकी यही डेफिनेशन है, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 6/√2 इंटू बी वेक्टर कितना गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप, और बी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, √2। √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो 6/2 आई कैप प्लस जे कैप, तो 3 आई कैप प्लस जे कैप इज द फाइनल आंसर। ऐसे लिख के आना है, ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ए कॉस थीटा की वैल्यू तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के देगी, जो ए कॉस थीटा है वो डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा, और बी कैप अलग से निकलेगा, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे निकलेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो कंपोनेंट निकालने आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन में ट्राई करके देखो और फिर आंसर निकालो प्लीज। ये लो, फाइंड component of a vector is equal to 5 I cap plus 6 j cap along I cap minus j cap। ये लो, ये क्वेश्चन है। ये वाला तरीका यहां तक तो सेम ही रहेगा। अब निकालो a cos थीटा साइड पे। ठीक है ईशवान, ठीक लग रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं चेक कर देता हूँ अभी, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम। तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा आप लोगों ने लिखा होगा। आपको ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, विच इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। तो ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है 5 आई कैप 6 जे कैप डॉट बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइड पे निकाल लें, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो क्या फर्क पड़ता है, सॉल्व करके तो √2 ही आएगा, बाई √2। तो अब डॉट प्रोडक्ट ले न्यूमिनेटर का,
आई को आई के साथ, जे को जे के साथ √2, तो -1/√2। आई होप डॉट प्रोडक्ट तक यहाँ तक सब क्लियर है। तो आधी वैल्यू तो आ गई, -1/√2। और बी कैप क्या होता है? बी कैप अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने एक और सीटा की वैल्यू, वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, और बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं √2, √2 2 होता है, तो -I cap - J cap इज द फाइनल आंसर बाय 2। तो आई होप काफी लोगों का आंसर ही आ गया था। तो कंपोनेंट सबको निकालने आ गए, कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है, इसमें और तो कुछ खास नहीं है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये तो पक्का ही करवाऊंगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो प्लीज। पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 वाला क्वेश्चन, हाँ ये तो बनता है डिस्कस करना। ठीक है, ये बनता है। बाकी इतने इम्पोर्टेंट, बाकी इतने ज़्यादा वो ठीक है, मतलब नॉर्मल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले चैप्टर में भी आ ही जाएंगे बाकी क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकी, और थोड़ा कितने लोगों को समझ में आ गया था ये क्वेश्चन वैसे? यस लिखना। ओके, तो आप लोगों को ये पता लग गया कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर में चेंज माना जाता है। ओके, मैं 2 मिनट लेके डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है इसका ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है गिरेक, ये फोर्स के अंदर आएगा, फोर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही आने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डिस्कस हुआ है, एक पार्टिकल ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये रहा ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड v1 वेक्टर। इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है? डायरेक्शन। तो अगर मैं वेक्टर का रूल लगाऊं, वेक्टर का रूल ये कहता है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट है। दोनों में फर्क है, ये दोनों वेक्टर सेम नहीं माने जाएंगे क्योंकि दोनों में डायरेक्शंस का डिफरेंस है। तो इसलिए मैं इसको v1, मैं इसको ये नहीं कहूंगा ये भी v वेक्टर ये भी v वेक्टर, मैं कहूंगा एक वेक्टर v1 वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर v2 वेक्टर है। और खास बात ये है, सारे वेक्टर ओरिजिन से रिप्रेजेंट करने हैं, कि ओरिजिन से अगर आप बात करते हो तो ओरिजिन से, अगर आप ओरिजिन से बात करते हो तो ओरिजिन से पहला वेक्टर गिवन है v1 वेक्टर और दूसरा वेक्टर गिवन है v2 वेक्टर। अब वो कह रहा है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। अब मेरे को ये सिखाया गया कि एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है, रादर मैग्नीट्यूड आना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, जो हमने कैलकुलस में भी सीखा था और मोशन में भी हमने काफी क्वेश्चन ऐसे किए कि एवरेज एक्सेलरेशन इसके इक्वल है, राइट। अब टाइम तो मुझे पता है कि वेलोसिटी का जो चेंज है v1 वेक्टर से v2 वेक्टर वो कितनी देर में हो रहा है, 10 सेकंड में, तो टाइम तो पता ही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, डेल्टा v का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, चेंज इन वेक्टर। अब मेरी वेलोसिटी क्योंकि यहां से यहां हो गई, तो चेंज इन वैल्यू क्या होगी, चेंज, ये डेल्टा वी वेक्टर होगा, डेल्टा वी वेक्टर। ठीक है, अब ये डेल्टा वी वेक्टर क्यों होगा मैं बता देता हूं। ये देखो, अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाओ, एक वेक्टर आगे जा रहा है, दूसरा वेक्टर इसको कंटिन्यू कर रहा है, तीसरा वेक्टर इसको क्लोज कर रहा है। इसका मतलब v2 वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, v1 वेक्टर का और डेल्टा v वेक्टर का। तो साफ पता लग रहा है डेल्टा v वेक्टर क्या है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। आप ट्राइंगल लॉ से चेक कर सकते हो, ये जो वेक्टर आया ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आया। जिनको डाउट है यहां तक समझ में आ रहा है कि डेल्टा वी वेक्टर का मतलब इसमें क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा। और साफ पता लग रहा है कि अगर ये 5 है, ये 5 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाइथागोरस लगा दो सीधा, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आएगा 5 √2।
तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5√2। तो 5√2 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी। तो ये आपको न्यूमेरिकल ये बताता है कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट कैसे, हाँ तो ये देख लो दिया, ये अब साफ पता लग रहा है कि ये शायद रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने जरूर बताया होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने बताया था ऐसे पैलोग्राम ड्रॉ कर लो इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप ये पैलोग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो ये जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री आता है। सिमेट्री है ना, ये 5 है, ये 5 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन ही गया है। तो ऑब्वियसली ये एंगल बराबर ही होंगे ना, 90 है तो 45 45 ही होगा ना दिया। एक एंगल 90 है ना, तो ये बराबर है, तो ये 45 45, राइट। वैसे ही पता लग रहा है। तो ये आपके पास आंसर आएगा। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी एक्सीलरेशन जनरेट हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आने वाले टाइम में यूज भी करूंगा। ठीक, इसकी दिक्कत नहीं है ये। ये मेरे ख्याल से क्रिश मैंने बताया अभी, मैंने ये बताया ये भी 45 डिग्री पूछ रही थी। आइसोसलेस हो गया ना, ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, 90 है, तो एंगल बराबर नहीं हो गए 45 45 45 45 90। लास्ट एग्जांपल के अंदर जो है मैंने अ, ये फोर्स चैप्टर में आएगा, ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है, पुलिस की प्रॉब्लम होती है। पुली, फोर्स बना ही पुली से हुआ है ना, तो पुली के काफी एग्जांपल उसमें आते हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लो ये मास ऊपर जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, ये रस्सी है, रस्सी पुली से होती हुई नीचे आ रही है, तो रस्सी की स्पीड ना सेम रहती है हर सेगमेंट में, यहाँ भी और यहाँ आने की भी स्पीड सेम है हर हिस्से की। तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, तो उसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा v cos थीटा रस्सी के साथ। और क्वेश्चन में गिवन है ये वेलोसिटी रस्सी की u है, तो ऑब्वियसली मैं क्या कह रहा हूँ, रस्सी की वेलोसिटी सेम रहती है, तो v cos थीटा और u का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ से v की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को अभी छोड़ना चाहिए हमें, ये क्वेश्चन फोर्स के अंदर करना चाहिए। फोर्स में ना इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके अंदर ही डिस्कस हम इसको करेंगे। ठीक, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है लक्ष्य, ये तो नाम बोलो, ऐसे कैसे पता लगेगा। ये रिजल्टेंट वाला, ये लास्ट टाइम किया था लक्ष्य हमने क्लास में। पी मैग्नीट्यूड बराबर है कॉस थीटा, 1 + cos थीटा मैथ्स में करवाया था ना, 1 + cos थीटा 2 cos² थीटा बाई 2। लास्ट टाइम मैथ्स लिख के दिखाया था, पूरा फॉर्मूला बनाया था कि 1 + cos थीटा को लिखा जा सकता है 2 cos² थीटा बाई 2, यहाँ से आंसर आ गया। मैथ्स लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो, बाकी क्वेश्चन जाते हुए लेता हूँ 2 मिनट में, जरा ना रिलेटिव वेलोसिटी करवा दूंगा, वो रह ना जाए आपको रिकॉर्डिंग के अंदर दिक्कत आ सकती है। मेरे को 2 4 चीजें बतानी है, मैं उसके बाद जाते हुए ले लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा सच नहीं आते, मैं फिर वही कहूंगा आते हैं। मुझे मालूम नहीं है अब ये क्या कहूँ, मैं हर क्वेश्चन में तो नहीं बता सकता आएगा नहीं आएगा। जो मेरा टेस्ट आएगा उसमें मैंने आपको लिस्ट बना के दे दी है कि क्या क्या आपने करना है। बहुत बेसिक टेस्ट है, देखो आपके स्कूल का पेपर भी बहुत ही जो है सिंपल तरीके से आता है। लक्ष्य जाते हुए डिस्कस करूंगा, प्लीज 2 मिनट वेट करना पड़ेगा प्लीज आपको। ठीक है, मैं 2 मिनट आपको एक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करके भेजना चाहता हूँ, कहीं रह ना जाए और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये आखिरी आपका टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, ये चैप्टर क्लोज है इसके बाद। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद 5 मिनट की और रिकॉर्डिंग आएगी, वीडियो आएगी, मे बी आज ही अपलोड कर दूंगा, लैमीज थ्योरम। बस उसके साथ ये चैप्टर क्लोज है ऑलमोस्ट। ठीक, तो चैप्टर क्लोज करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, उसके बाद फिर फोर्स। फोर्स से एक्चुअल में फिजिक्स स्टार्ट होती है, जिसमें आपको मजा आएगा कि हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक, प्रोजेक्टाइल भी अच्छा है, प्रोजेक्टाइल बुरा नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोजेक्टाइल भी। ठीक, तो इसके अंदर जो अभी मुझे आपको बता के भेजना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये रहा।
देखो, इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। जाते हुए जिसने डाउट पूछना है मार्क करके रख ले, मैं माइक ऑन करवाऊंगा, तो जिसने डाउट पूछना है पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी का जो टॉपिक है ना, ये कई टीचर्स और कई बुक्स मोशन चैप्टर में करवाया करती हैं, राइट। मोशन इन 1D के अंदर हमने किया था ना, मोशन 1D, उसमें भी ये टॉपिक आता है। मैंने क्या किया, मैंने सारी प्रॉब्लम जो रिलेटिव वेलोसिटी की हैं मोशन इन 1D में से हटा दी। अब मैं उसको करवाऊंगा, पूरा हो जाएगा वो चैप्टर आपका, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मेरे को लगता है ये वेक्टर का पार्ट है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, राइट। तो ये वेक्टर से ज्यादा समझ में आती है। तो अब आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं मोशन का, वेक्टर का, जिसका मर्जी नाम ले दो, क्या फर्क पड़ता है, सब एक जैसे ही है। कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं ये बोलता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, तो रिलेटिव का मतलब क्या। सपोज करो कि एक कार जा रही है ए विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक कार जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो आपने ए ड्राइवर से पूछा कि तेरी कार की स्पीड कितनी है। तो ए ड्राइवर बोलता है, और आप कहां पर खड़े थे, ग्राउंड पे खड़े थे। तो ए ड्राइवर ने कहा कि मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल सही आंसर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। लेकिन अब पूछने वाले ने क्वेश्चन चेंज कर दिया। उसने कहा कि अब ये बता कि तेरे बिल्कुल साथ एक और कार जा रही है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, बी ड्राइवर। तो ये देख के बता कि या ए ड्राइवर को क्या लगा बी को देखते हुए उसकी स्पीड कितनी है। ग्राउंड को नहीं देखना ना, ग्राउंड को नहीं देखने को कहा। ए ड्राइवर बी ड्राइवर को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि स्पीड कितनी है ए ड्राइवर की। कितने लोग एग्री करते हैं कि 0, है ना। ए ड्राइवर को लगेगा ना कि बी बी को देखते हुए कि वो रेस्ट पे है। लक्ष्य नहीं, 120 नहीं हो सकता लक्ष्य। हम एक काम करते हैं, हम तुम कार चलाओ, है ना, और एक और स्टूडेंट कार चलाएगा। दोनों कार चलाएंगे एट स्पीड ऑफ 60-60। मैं छत पे खड़ा हो जाता हूँ, और एक कार से दूसरी कार पे मैं आराम से जा सकता हूँ, अगर दोनों इकट्ठी पैरेलल चल रही है एट स्पीड ऑफ 60। क्यों, क्योंकि मेरे लिए 60 वाले ए ड्राइवर को बी ड्राइवर को देखते हुए हमेशा ही लगेगा कि ए ड्राइवर किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। लक्ष्य समझ में आ रहा है ना। जब दो ट्रेन इकट्ठी चल रही होती हैं, दो कार इकट्ठी चल रही हैं, दो बसेस इकट्ठी चल रही हैं, है ना, और स्पीड भी बराबर है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो रेस्ट पे है। तो आप क्या निकाल रहे हो। लेकिन लेकिन अगर ए ड्राइवर ग्राउंड को देखते हुए आंसर बोलता है ना, ये जो वेलोसिटी आई वो ए ड्राइवर की आई, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इसने क्या माना था, बी माना था। अगर ए ड्राइवर से पूछा जाए, ठीक। हाँ ठीक है रचित, हाँ क्षितिज बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अगर ए ड्राइवर से पूछा जाए कि अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, तो आंसर 0 नहीं होगा, आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहाँ तक। तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस 4 से स्टार्ट होता है, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। बस सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि ए ड्राइवर को क्या लगा बी को देखते हुए, और बी ड्राइवर को क्या लगा ए को देखते हुए। अरमान मैंने एक चीज बताई, अगर दो कार सेम स्पीड पे जा रही है 60 एंड 60, तो ए ड्राइवर को क्या लगा बी को देखते हुए कि उसकी स्पीड क्या है, 0। आपको नहीं लगता कि अगर सेम स्पीड पे दो कार जा रही हैं तो ऐसा लगेगा एक दूसरे को देखते हुए कि वो रेस्ट पे है। ए को लगेगा वो रेस्ट पे है बी को देखते हुए, और अगर ग्राउंड को देखेगा तो लगेगा वो मोशन में है। बस ये बताया। इसी को तो कहते हैं कि क्या निकाला हमने, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली है क्या। रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हम क्या करते हैं,
हम किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, है ना, हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हैं। कभी बोलते हैं ए ड्राइवर को क्या लगा बी को देखते हुए, तो बी क्या बन जाएगा, रेफरेंस बन जाएगा। फिर हम कह देते हैं ए को क्या लगा ग्राउंड को देखते हुए, तो ग्राउंड क्या बन जाएगा उसका, रेफरेंस। तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम चेंज करेंगे तो बॉडी के वेलोसिटी के आंसर भी क्या हो जाएंगे, चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ ना, करना कैसे बताता हूँ, लेकिन ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि आंसर एक जैसा नहीं होगा, आंसर चेंज हो सकता है। ठीक। अब लिखने और बोलने का तरीका देख लो। लिखने और बोलने का क्या तरीका है? लिखने और बोलने के तरीके में इसको ऐसे बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है अभिजीत का, अगर दो गाड़ी पैरेलल ना हो तो, है ना, एक कार जा रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, ए की, बी की जा रही है इधर। अब ए को क्या लगा बी को देखते हुए, अभिजीत ये पूछ रहा है। अभिजीत अगर ऐसी ओरली ये क्वेश्चन अगर आप मैंने सॉल्व कर दिया ना, तो गारंटी है मेरी, जो नीचे चल रहा है ना, इस शीट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, अगर इसका आंसर ओरली आ गया तो, है ना। 5-6 शीटें तो बचती हैं अपनी, इसी को बताने के लिए ये सारी कहानी आपको सुननी पड़ेगी जो मैं आज अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलो, वैसे आपको एक हिंट तो दे ही दूंगा अभिजीत 2 मिनट में कि कैसे आंसर आएगा। पहले बोलना और लिखना सीख लें। जब मैं बोलता हूं कि ए ड्राइवर को की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, उसको फिजिक्स में लिखा जाता है फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वीएबी। वीएबी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड वेलोसिटी इज वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, relative velocity of A with respect to B। बोलना आ गया, VAB का मतलब क्या निकल रहा है, relative velocity of A निकल रहा है, और with respect to क्या निकल रहा है, B निकल रहा है। आसान शब्दों में, A को क्या लगा B को देखते हुए, A को क्या लगा B को देखते हुए कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ये इसकी relative velocity है। ठीक उसी तरीके से B को क्या लगा A को देखते हुए, वो उसकी relative velocity है। तो कैसे लिखेंगे, v ऑफ b, तो किसकी वेलोसिटी निकल रही है, b की, लेकिन रेफरेंस क्या है, a, ये देखो। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। जैसे a कार जा रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, किसी ने पूछा इससे कि ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी क्या है, तुम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 60 किलोमीटर पर आवर। पर आप कहोगे ये आज तक तो लिखा ही नहीं, इतनी गाड़ियां चल गई मोशन इन 1D में, हमने कितनी गाड़ियां चलाई, आज तक लिखा ही नहीं। क्योंकि ग्राउंड बाय डिफॉल्ट लिखने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए अगर 60 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, ग्राउंड ही होती है। अगर ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए 60 किलोमीटर पर आवर है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाता है, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही माना जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती ग्राउंड। एक सेकेंड, कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, इंटरनेट का थोड़ा स्लो हो गया था, एक सेकेंड प्लीज। ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ए की स्पीड 60 है, राइट, ए की स्पीड 60 है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो आप वी ए लिखो, है ना, वी ए लिखो, या फिर एंड में ग्राउंड लिख दो, बात एक ही है। लग रहा है वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, यस या नो लिखना। अच्छा, आवाज, हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया, डन। एक्चुअली कुछ रुक गया था, अभी सही हो गया, ठीक है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए कार की वेलोसिटी लिखी है ना,
और जो मैं कह रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर लिख दी मैंने, तो अंडरस्टूड है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी। लेकिन अगर मुझे बी के साथ पूछना है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, v ऑफ ए बी लिखूंगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ बोलना आ गया सबको, v ऑफ ए बी, v ऑफ बी ए का मतलब क्या होता है, पहले बोलना और लिखना सीख लो, है ना, माइंड में होना चाहिए ना। हम निकाल क्या रहे हैं, हम ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ए ड्राइवर को क्या लगा बी को देखते हुए, बी ड्राइवर को क्या लगा ए को देखते हुए, राइट। अब पॉइंट नंबर 2, अगर आपको किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, बड़ा सिंपल तरीका है, आप ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को सिंपली माइनस कर दो। आप अगर क्या निकालना चाहते हो, v ऑफ ए बी वेक्टर निकालना चाहते हो, तो आप वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर में से वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, ध्यान से वेक्टर वेक्टर लगे हुए हैं, वेक्टर वेक्टर, आ रहा हूं हर्षित, बता रहा हूं, अभी कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं आए, अभी मैं ये बिल्कुल ये नहीं मान रहा v वेलोसिटी ऑफ ए की डायरेक्शन क्या है, जहां मर्जी हो, जहां मर्जी हो, सेम हो ना हो, ये रूल ट्रू ही रहेगा, ठीक। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला है, फॉर्मूला कि एग्जैक्टली v ऑफ ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, वी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में माइनस किया जाएगा तो ये आंसर आएगा। ऐसी अगर आपको v ऑफ बी बी ए वेक्टर निकालना है तो वी बी वेक्टर में से वी ए वेक्टर को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आया कहां से फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 1, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग में के अंदर बोलता हुआ दिखूंगा, इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, लोग पूछते हैं क्लास में, इसलिए मैंने शायद क्लास में रिकॉर्डिंग में कर दिया होगा, 2 मिनट का प्रूफ है, वहां से आप देख लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसकी, ठीक। मैं आपको सीधा अप्लाई करके दिखाता हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, ठीक है, ये यहां से आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली। अगर दो कार जा रही हैं, ध्यान से देखना, एक कार जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ ए, एक कार जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ बी, not moving in same direction, not moving in opposite direction, are moving at an angle of theta, कहीं पर भी जा रही है, हमें क्या। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट करो v ऑफ ए बी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड के a को क्या लगा b को देखते हुए, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है ना, डायरेक्शन बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड करें। तो मैंने आपको ऊपर अभी क्या बताया था, मैंने आपको सिंपली एक चीज बताई कि आप वेक्टर फॉर्म में, प्लीज इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर और बी वेक्टर को माइनस कर दो। अगर आपको याद हो, हमने अलजेब्रा में किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती थी, बोलो, वी ए बी वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी ए का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट सबको याद आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का यही फॉर्मूला था ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इसकी स्पीड अगर 60 है, इसकी स्पीड अगर 20 है, तो अगर आपको कोई ये कहे v ऑफ ए बी निकालो, तो आप 60 माइनस 20 यानी कि 40 बोल दो, बिल्कुल गलत, गलत। मैंने माइनस करने को नहीं कहा, मैंने वेक्टर को माइनस करने को कहा। अब वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करने का तो रूल होता है ना, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से सीधा शॉर्टकट याद है, हमने ये किया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था याद है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कितनों को याद है, यस लिखना, सब्ट्रैक्शन ये होता है ना, राइट। तो मैंने ठीक किया ना, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का ये सब्ट्रैक्शन लिख लिया, ठीक। उसी तरीके से वी बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी बी कॉस थीटा। यहां तक लोगों को समझ में नहीं आता ज्यादा, ये हुआ क्या, वो कहते हैं यार ये अजीब सी स्टोरी हो गई, वी ए बी बी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, वी ए बी निकालने का फॉर्मूला करा दिया, वी बी ए निकालने का फॉर्मूला करवा दिया। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल से करवाता हूँ, ये देखो, वेरीफाई करवाता हूँ, ये रिजल्ट एब्सोल्युटली सही है। मुझे पहले एक चीज का आंसर दो, है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, अगर एक कार जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ ए को क्या अपनी कॉमन सेंस से बताओ, इसको छोड़ दो, ए को क्या लगेगा बी को देखते हुए, इसकी स्पीड बोलो कितनी है, जीरो, डिस्कस किया था जीरो ना,
ये तो अपनी कॉमन सेंस से आपने बताया, मेरे फॉर्मूले से देख लो। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, वी ए का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर -2 वी ए वी बी इंटू अभी कॉस भी करवाया था मैंने, तो फॉर्मूला कॉस ऑफ थीटा। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, राइट, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो पीछे क्या लगेगा, कॉस ऑफ 0। तो वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर -2 वी ए वी बी कॉस 0। क्या ये स्टेप क्लियर है? मैंने अपना फॉर्मूला लगा दिया। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये भी आंसर क्या दे रहा है, 0। इसका मतलब ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक, आप कहोगे सर इतना करने की जरूरत क्या थी, मैं तो सीधे आंसर 0 बोल रहा था। हाँ तो सीधा बोल दो 0, क्या प्रॉब्लम है? जहां सीधा बोल सकते हो 0 बोलो, जहां नहीं बोल सकते ये फॉर्मूला लगा लो। जैसे फिर देखो एग्जांपल, अगर सपोज दो कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक 60 एक 60, एक इधर एक इधर, तो अपने कॉमन सेंस से बताओ कि ए को क्या लगेगा, बी को देखते हुए उसकी स्पीड कितनी है, 120 लगेगा। उसको लगेगा, ए को लगेगा वो बहुत तेजी से जा रहा है बी को देखते हुए, लेकिन रियलिटी ये है कि बी भी जा रहा है ऑपोजिट और ए भी जा रहा है ऑपोजिट। तो ए को लगेगा कि वो बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहा है अगर वो बी को देखता जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, 120 वाला, कॉमन सेंस से? ठीक है ना? अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0, अगर ऑपोजिट है तो 120, तो ए को लगेगा कि वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, मत करो कॉमन सेंस। ये लो, ये बताओ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल 180 बनेगा। अरमान अभी 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 आधे घंटे में ये वीडियो आ जाएगी बिल्कुल सेम, और इससे बेटर जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे समझाऊंगा ना। तो इस केस में वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर -2 वी ए वी बी कॉस ऑफ, यहाँ पर एंगल कितने हैं, 180। अब मैथ्स में कॉस 180 क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर +2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 120। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, मतलब ये फॉर्मूला बड़ी काम की चीज है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत कहाँ है, सीधा वी ए बी लगाओ वी बी ए लगाओ, एक ही बात है। अच्छा, कोई पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, अभी आंसर देना प्लीज। अगर एक कार, ये लो आंसर खुद ही दो, सपोज एक कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एट एन एंगल ऑफ सपोज 30 डिग्री, तो बोलो वी ए बी क्या आएगा, ए को क्या लगेगा बी को देखते हुए, ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला आपके सामने है, √ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर -2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। तो वी ए बी विल बी इक्वल टू √ऑफ 40 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 2 40 60 कॉस ऑफ कितना, 30। ठीक, तो √ऑफ 40 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर -2 40 60 √3/2। सॉल्व करते रहना आंसर। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि अगर एंगल 0 या 180 हो तो क्या करना है, और अगर एंगल 0 180 ना हो तो क्या करना है? कोई पूछ रहा था कि अगर एंगल, अगर वो सेम डायरेक्शन में ना जाए तो क्या करना है, समझ में आ गया कि क्या करना है? तो ज्यादातर स्टूडेंट ना एक शॉर्टकट बना लेते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। शॉर्टकट ये बनाते हैं, मैंने भी यही बनाया हुआ है। अगर दो कार्स सेम डायरेक्शन में है कुछ इस तरीके से, जैसे ये 60 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ए को क्या लगा बी को देखते हुए, ठीक, तो वो क्या करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, इन टू कॉस ऑफ 0। अल्टीमेटली सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक शॉर्टकट है,
एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? कि अगर सेम डायरेक्शन में दो कार जा रही हैं 60, तो नहीं अनन्या, अगर सेम डायरेक्शन में, तो ये सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने मन से आंसर बोल देना, 20 सही माना जाएगा, करेक्ट। ठीक है, सही माना जाएगा, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। और ये एज सच पेपर में नहीं आता, इससे चिंता ना करो, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं आने वाला, बिल्कुल चिंता ना करो। क्या आएगा पेपर में एंड में बता दूंगा, चिंता ना करो, वो भी कॉन्सेप्ट है ये भी एक। ठीक है, और एक और शॉर्टकट है, अगर वीए मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और शॉर्टकट है, अगर वी बी मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक, तो ए को क्या लगेगा बी को देखते हुए, किसकी स्पीड क्या आएगी, सीधा आप आंसर क्या बोल सकते हो, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये करने को ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि 60 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, फिर -2 × 60 × 20 × कॉस ऑफ ऑब्वियसली 180, जो कि क्या होता है -1। तो अल्टीमेटली तो आपके पास आना माइनस माइनस प्लस है, यही आएगा, 80 ही आएगा। पर करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ही बन गया। और अगर एंगल इनके बीच में 0 या 180 नहीं है, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सबको यहां तक क्लियर है? यस कि नो? हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्लियर है। ठीक है, इसके 5-7 न्यूमेरिकल बनेंगे अभी। इसके रेन एंड मैन की प्रॉब्लम भी हैं, थोड़ी सी ट्रिकी लगती हैं लोगों को, आती कम है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, तो एज सच रिलेटिव वेलोसिटी पेपर के अंदर सीधा डायरेक्ट आती नहीं है, तो इसकी इतनी कोई स्ट्रेस लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, पता होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो 1 घंटे की जो रिकॉर्डिंग आएगी उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मैंने अपलोड कर दिया रिकॉर्डिंग, बस उसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा अभी। ठीक है, नहीं अभिजीत, क्या निकालना होता है, वी ए बी वेक्टर भी निकालना होता है, नहीं अभिजीत कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएंगे वो रिकॉर्डिंग में पता लग जाएगा आपको अभिजीत। रेन एंड मैन के क्वेश्चन है, रेन एंड मैन का क्वेश्चन सुनने में तो बड़ा अच्छा है। छाता लेके खड़े हो, बारिश पड़ रही है, बारिश छाते पे कितनी स्पीड से गिरेगी, ये क्वेश्चन है। बस, आप कहोगे इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये क्वेश्चन है तो, है ना प्रॉब्लम। छाता लेके खड़े हो, बारिश गिर रही है, तो आप तो खड़े हो ना, तो बारिश गिर रही है आपके ऊपर, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जाएगा आपके सर पे बारिश गिर रही है, कितनी स्पीड से गिर रही है, आप कहोगे 60 किलोमीटर पर आवर, सही है। फिर वो कहेगा नहीं नहीं, आप तो चल रहे हो, आप भाग रहे हो, भागते हुए बंदे को बारिश लगती है तेज, आप बाइक पे जा रहे हो, चलती हुई बाइक पे बारिश तो चाहे स्लो गिरे, लेकिन लगती बड़ी तेज है, तो कहेगा बताओ बारिश कितनी स्पीड से आपके मुंह पे गिर रही है। हो गया ना क्वेश्चन चेंज। तो ऑब्वियसली आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। पहले आप अपना क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे थे, अब आप अपना क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो, फर्क हो गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट जो है, ये डिस्कस किया जाएगा आज की रिकॉर्डिंग में। और मैं टाइमली रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करूंगा, आधे घंटे में अपलोड कर रहा हूँ। आपके पास परसों की रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी आपको, सफिशिएंट टाइम है सुनने के लिए। ठीक है यहाँ तक? और फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी का, और अगली बार हम वेक्टर को खत्म करके प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, जिसने जो क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज क्वेश्चन पूछे अनम्यूट करके। जिसने जाना है वो जा सकता है, जिसने पूछना है वो पूछे प्लीज। बोलो। ऑपोजिट से आ रही है? हाँ, बिल्कुल लगेगा। ऑपोजिट में ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट हो जाती है। नहीं, ऑपोजिट में तो ऐड होती है। और बोलो। अभिजीत नहीं होंगी, मुश्किल है, मुश्किल है, आराम आराम से कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। नहीं होते नहीं है। कौन बोल रहे हो? अनन्या, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे? हाँ होते हैं, होते हैं। एक दो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक कोई बंदा रिवर क्रॉस कर रहा है ना, नदी क्रॉस कर रहा था, ये नदी है, नदी या रिवर जा रही है, वाटर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर की नदी है, ठीक, स्विमर स्विम करता है, जंप मारता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, वो यहाँ पहुंचेगा,
थोड़ा, क्योंकि वाटर के चक्कर में आगे चला जाएगा ना, तो कितने टाइम में पहुंचेगा ये निकालना होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। ठीक। ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम है, जैसे एक कार जा रही है, एक कार ने दूसरी कार को ओवरटेक करना है। इस कार की लेंथ 100 मीटर की है, इसकी 50 मीटर की है। तो कितने टाइम में ओवरटेकिंग होगी, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। ये प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होने वाली है, ये वाली आएंगी। रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन है। आईसीएससी का पेपर, अच्छा आईसीएससी के पेपर है आपके जुलाई के। हर्ष टेस्ट नेक्स्ट टाइम है क्लास के बाद। ठीक है सूरज, बता देता हूँ। आईसीएससी के टाइम फिर देखेंगे क्या कर रहे हैं। सूरज आप ये पूछ रहे हो, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड बता दो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। ए कैप का मॉड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सूरज। बी कैप की क्या होती है, 1 होती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है 2 × 1 × 1, ठीक, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज सपोज थीटा। ठीक, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक, 2 कॉमन आ जाता है, 1 - cos थीटा आ जाता है। लास्ट टाइम मैथ्स में डिस्कस किया था, 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 × sin² थीटा/2। ठीक, ये एंगल है। तो 2 × 2 का इंटू 2 बाहर आ गया। सूरज समझ में आ रहा है, ये आंसर है। और पूछो। ठीक है फिर, मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। आप स्टार्ट करो प्लीज, अभी नहीं, रेस्ट, आराम से, आराम से कर सकते हो। थैंक यू।